A very good morning and a very warm welcome to all of you to this our weekend series, which is dedicated to the study of laws which actually played an important role in transforming India. We are in the fourth lecture to this our weekend series, and in this particular lecture we are going to discuss about the same laws of the series called the Charter. We have actually discussed one charter law which was of 1833, but other three charter laws which are actually miscellaneous but important from the viewpoint of our exam preparation. So we are going to discuss these three laws in a very brief view in this particular dedicated session. दूसरी बात, जैसे हमने हमारे पिछले उपाख्यानों में चर्चा कर रखी है कि आज का जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण की प्रक्रिया में कई सारे अन्य कानूनों ने अहम भूमिका निभाई है। और हम भूमिका निभाने वाले जो कानून थे वे दरअसल ब्रिटिश संसद में पारित हुए थे, क्योंकि उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश की जो पकड़ थी वो थोड़ी मजबूत थी और भारत के सुशासन के लिए जो कानून थे वे वही बनते हैं। तो इन्हीं में से आज कुछ कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें चार्टर एक्ट्स आते हैं। और हमें मालूम है कि चार्टर एक्ट का जो महत्व का जो उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य, वो था कंपनी को यहाँ ट्रेड करने के लिए मोनोपोली प्रदान करना प्लस लाइसेंस प्रदान करना भारत में उनकी हाजिरी के लिए। तो अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, जैसे हमने पिछले उपाख्यानों में बात की थी कि सिर्फ तक ही यह एक्ट सीमित नहीं है, मगर जो जो ब्रिटिश संसद को जरूरी लगते गए वे प्रावधान भी इस चार्टर के माफिक या इस कानून के माफिक वो दाखिल करते गए। तो उसी के तहत हमें यह चार्टर एक्ट्स में लाइसेंस एक्सटेंशन के अलावा कई सारी प्रोविजंस जो है वो हमें मिलती है, तो जिसके ऊपर चर्चा करना थोड़ा अनिवार्य है हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। तो आज शुरू करेंगे। तीनों जो कानून है वो एकदम ब्रीफ में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे, अगर बैकग्राउंड हमें मिलता हो, अगर कारण हो तो उसकी भी चर्चा करेंगे, और साथ में जो मुख्य प्रावधान है यह कानूनों के और इस प्रावधान की भारतीय प्रशासन पर, भारतीय शासन प्रणाली पर क्या असर हुई उसकी भी चर्चा साथ में करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे प्रथम चार्टर एक्ट 1793 से ही हम आज बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें यह पूरी कानून का जो है प्राथमिक उद्देश्य देखना है कि यह दरअसल कानून जो थे वे क्यों पारित किए गए और क्यों भारत में लागू किए गए। तो उसी के तहत सर्वप्रथम हमें मालूम है कि कंटिन्यूड कंपनीज रूल, जैसे हमने देखा था कि चार्टर एक्ट जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य ही लाइसेंस है 20 इयर्स। यह एक्ट के द्वारा 20 वर्षों तक अब कंपनी यहाँ रह सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम कर रहे हैं। भारत में रह सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। व्यापार में उसे इजारा मिला हुआ था, यानी कि इट वॉज एंटाइटल्ड मोनोपोली फॉर द ट्रेड इन इंडिया। तो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए वो उसका प्रथम उद्देश्य था। दूसरा, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, कंटिन्यूड मोनोपोली, यानी कि कंपनी की जो इजाराशाही थी, जो ऑन पेपर नहीं थी आज तक, वो अब से ऑन पेपर कर दी गई। कंपनी को पूर्ण रूप से मोनोपोली जो है वो दे दी गई। उसके बाद अगर देखें, और एक बात है, यहाँ मोनोपोली भी 20 वर्षों तक ही एक्सटेंड की गई थी, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शन। देखिए, यह कायदे ने, यह कानून ने सर्वप्रथम बार कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन था उसको क्राउन का फंक्शन बताया, क्राउन का कार्य। यानी कि इसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखे गए कि जिसके तहत अब ऐसा माना गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजनीतिक कार्य कर रही है भारत की भूमि के ऊपर, वो दरअसल अपनी विवेक बुद्धि से नहीं कर रही है, मगर वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहकर कर रही है, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। तो यहाँ एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी हम कह सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता को प्राप्त करना। यहाँ संप्रभुता को प्राप्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना जो वाणिज्यिक कार्य था वो करने दिया, मगर उसका जो राजनीतिक कार्य था जो कर रही थी, और ब्रिटिश संसद को पता चल गया था, जो हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि कैसे ब्रिटिश संसद ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज में झांका तो उनको पता चला कि यह कंपनी जिसको वाणिज्यिक काम सौंपा गया था वो वाणिज्यिक काम कम कर रही है,
अपने वाणिज्यिक कार्य कम देख रही है, मगर ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये राजनीतिक कार्य भारत में कर रही है, भारत में फैला रही है। तो इसी के तहत अब इस एक्ट के मुताबिक, चार्टर एक्ट के हिसाब से, अब ये जो इसके पॉलिटिकल फंक्शंस है, अब वो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के नहीं रहे, मगर दे विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन, विच मीन्स एक्विजिशन ऑफ सोवर्टी यहाँ कर ली है। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड वो फिक्स किया 10%। 10% कंपनी का डिविडेंड जो है वो अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलना है, वो तय हुआ इस चार्टर के तहत। ये भी एक अच्छा प्रावधान हम कह सकते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल पावर। देखिए, गवर्नर जनरल का जो पावर था उसमें बढ़ोतरी की गई, यानी कि इंक्रीज्ड द पावर। और कई मुद्दों पर गवर्नर जनरल का पावर इतना बढ़ा दिया कि वो अपनी काउंसिल का जो निर्णय है उसको भी ओवररूल कर सकता था, उसके ऊपर भी अपना फैसला सुना सकता था। तो इट वाज अ शेयर इंक्रीज इन द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। यस, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के ऊपर यह गवर्नर को रखा गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को। हालांकि मद्रास और बॉम्बे को जो है पूर्ण रूप से रद्द नहीं किया गया, वहाँ के गवर्नरों को या उन गवर्नरों की लेजिस्लेटिव पावर्स को या अन्य पावर्स को, मगर एक इशारा कर दिया गया कि भाई यह तीनों प्रेसिडेंसी में जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है वो थोड़ी स्पेशल है, प्लस बंगाल का जो गवर्नर है वो भी थोड़ा स्पेशल है, वो भी थोड़ा पावरफुल है। उसके बाद देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया कि जब वो हाजिर ना हो, यानी कि उसकी गैरहाजिरी में वो वाइस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकता है, जो इसका कामकाज जो है वो संभाल ले गया। हालांकि आज तक यह प्रावधान जो थे वे हाजिर नहीं थे, द प्रोविजंस वर एब्सेंट टिल डेट, बट विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 सच काइंड ऑफ प्रोविजंस हैव बीन एनेक्टेड। और अब वाइस गवर्नर जनरल के नियुक्ति का अवकाश जो है वो हमें दिखना शुरू हो गया। उसके बाद सैलरीज ऑफ द स्टाफ। सैलरी जो है स्टाफ की, वो आज तक क्या होता था कि कंपनी जो है वो लायबल नहीं थी, कंपनी अकाउंटेबल नहीं थी, मगर अब इस चार्टर से कंपनी लायबल हुई। सारे कर्मचारियों का, कंपनी के सारे कर्मचारियों का जो पगार था या उसकी जो तनख्वाह थी, वो तनख्वाह अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पे करनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पे करनी थी, उसमें कोई अब दिक्कत नहीं थी। और सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन लोगों की तनख्वाह भी अब कंपनी से ही जाने लगी। कंपनीज एक्सपेंस, सारा खर्च कर कर सालाना कंपनी को 5 लाख रुपए एनुअली, यानी कि सालाना, ब्रिटिश सरकार को देने थे। अपने सारे खर्चों को जो है बाद कर कर, उसको सब्ट्रैक्ट कर कर, जो अब कह लीजिए जो अमाउंट बचे, जो बैलेंस बचे, उसमें से प्रति वर्ष कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए चुकाने का आदेश जो है वो इस चार्टर के तहत किया गया था। उसके आगे अगर देखें तो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ऐसी जोगवाई की गई, ऐसे प्रावधान किए गए कि जो बड़े बड़े अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो आज दिन तक अनअकाउंटेबल थे, जिन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई थी, जिन लोगों को कोई प्रश्न भी नहीं किया जा रहा था, अब उन लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स हुई, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। आज तक उन लोगों के पास सिर्फ पावर्स ही थे, देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी, बट अब पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, अकाउंटेबिलिटी भी आई। तो उसके तहत इन अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को भारत छोड़कर जाने की पाबंदी आ गई। भारत छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर गए तो वो उसका रेजिग्नेशन समझा जाएगा। ऐसी बात यह कानून ने फिक्स कर दी। इफ वेंट देन it will be counted as resignation.
यानी कि यह इस्तीफा माना जाएगा। बिना परमिशन के भारत के बाहर निकलना अब इन लोगों के लिए जो है नामुमकिन हो गया। इन लोगों के लिए बाहर भारत के बाहर जाने में पाबंदी आ गई। उसके बाद प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड। देखिए इस पर्टिकुलर प्रावधान के तहत, यह कानून में इस पर्टिकुलर प्रावधान के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उन लोगों को भी निजी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। इन लोगों को भी निजी व्यापार करने की जो है परवानगी दी गई। तो उसे कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड कहा जाता है। कंपनी के लोग अब अपने निजी व्यापार में भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, भारत में अपना निजी व्यापार भी फैला सकते हैं। और यह निजी व्यापार फैलाने के लिए उन लोगों को कुछ नहीं करना था, कंपनी के पास से एक सामान्य सा एक लाइसेंस लेना था जो कि बहुत ही सामान्य सा था। तो उसी के तहत वे अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे, जिसे प्रिविलेज ट्रेड या कंट्री ट्रेड टर्म किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार कर सकते हैं। और उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। अब भारत में एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग सा एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग स्थापना की तैयारी हो चुकी है। तो अब जो महसूली अदालतें थी उन लोगों का काम वैसे ही खत्म हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डिसअपीयरेंस ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स हो गई, बिकॉज द एंटायर dedicated revenue administration was being set up gradually। तो इसी के तहत अब यह जो रेवेन्यू कोर्ट्स थी उसका काम खत्म हो गया। इसी के चलते इनका जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें से हमें कई प्रावधान हमें याद रखने हैं, जिसके तहत कुछ मुख्य प्रावधान की बात करें तो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल्स के पावर में इजाफा हुआ। उसके बाद की सत्ता यानी कि जो व्यवसायिक प्रवृत्ति है उसको एक्सटेंड किया गया। उसके साथ साथ उसकी मोनोपोली को भी एक्सटेंड किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। कंपनी के खर्चों को बात करके भारत की वजह से जो आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें से ब्रिटिश सरकार को उन्होंने 5 लाख रुपए सालाना देने हैं, ये बात भी तय की गई। उसके अलावा प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड का प्रावधान जो है वो भी रखा गया। जो तनख्वाहें थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तिजोरी से जाने लगी। तो ऐसे कुछ 5-6 मुख्य प्रावधान है जिसके तहत यह 1793 की जो कानूनी जोगवाई है उसको हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाती है। देखते हैं आगे हमारा एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमें मालूम है कि चार्टर एक्ट हैपेंड एट ए इंटरवल ऑफ 20 ईयर्स। प्रत्येक 20 वर्षों में 1793 से 1853 तक प्रत्येक 20 वर्षों में यह मोनोपोली को एक्सटेंड करने के लिए, लाइसेंस को एक्सटेंड करने के लिए ये एक्ट लाए गए। उसके साथ साथ उस समय के अनुरूप, उस समय की ज़रूरियत के मुताबिक जो फेरफार करने ज़रूरी थे, कानूनी फेरफार, वो कानूनी फेरफार के प्रावधान भी इस एक्ट में रखे गए। तो इसी की वजह से यह चार्टर एक्ट एक लाइसेंस प्राप्त करने वाले मात्र एक्ट नहीं बनकर एक महत्वपूर्ण एक्ट के तौर पर हमारे सामने आ गए हैं। और इसी के लिए इसकी पढ़ाई, इसकी समझ जो है, इसका अभ्यास जो है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स। नेपोलियन बोनापार्टेस कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। यस, हमें मालूम है कि नेपोलियन मध्यकालीन यूरोप में एक बड़ी शक्ति थी और वो फ्रेंच का था बेसिकली। और तब फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वे राइवल्स थे, वे एक दूसरे के वेरी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। तो नेपोलियन ने क्या किया कि यह कॉन्टिनेंटल ट्रेड सिस्टम के तहत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जो हमें मालूम होनी चाहिए। हालांकि इसका जिक्र हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषयांतर हो सकता है, मगर ब्रीफली हमें यह समझना होगा। तो उसके तहत जो यह सिस्टम थी, नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस एंड इट्स एलाइज में ब्रिटिश गुड्स जो था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो
जिसकी बुरी असर ब्रिटिश व्यापारी मंडल के ऊपर पड़ी, ब्रिटिश अर्थतंत्र के ऊपर पड़ी। क्योंकि तब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो बहुत ही अच्छी मात्रा में था, प्रोडक्शन बल्क में हो रहा था, तो उनको बाजार भी चाहिए थी। और ऐसे ही समय में फ्रेंच और इसकी एलाइज की जो बाजार थी वो नेपोलियन के द्वारा बंद कर दी गई। तो ड्यू टू दिस ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड ब्रिटिश इकोनॉमी सफर्ड वेरी मच। और इसी से बाहर निकलने के लिए वे लोग अब भारत की तरफ मुड़े, अब वे एशिया की तरफ मुड़े। डिसॉल्व मोनोपोली ऑफ EIC। देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापार का नुकसान हो गया जो हमने देखा नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड से। अब कहीं तो बेचना था। एशिया में देखें तो भारत एक बड़ा देश था, बड़ा ही सक्षम देश था। इट वॉज अ पोटेंशियल नेशन एट दैट टाइम। मगर तब ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ मोनोपोली चल रही थी ट्रेड में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा देयर वाज नो एनी अदर प्लेयर पूरे भारत में व्यापार प्रवृत्ति में। तो यहाँ के ब्रिटिशरों ने लॉबिंग करना शुरू किया, मांग करना शुरू की कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में मोनोपोली है ट्रेडिंग की, उसको खत्म कर दिया जाए। वो खत्म होगा, वो इजारा खत्म होगा कंपनी का, तब भी यहाँ से जो ब्रिटिश व्यापारी है, जो लोग नेपोलियन की वजह से नुकसान भुगत रहे हैं, वे लोग अपना माल वहाँ बेच सकेंगे। अनलेस द मोनोपोली इज लिफ्टेड दे आर नॉट एबल टू सेल देयर गुड्स इन द इंडियन रीजन। तो इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। देखिए खत्म नहीं कर दिया गया, समझना है यहाँ, मगर कम कर दिया गया। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र रखे गए ब्रिटिश कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो मोनोपोली से भरे हो, मगर जो ओवरऑल मोनोपोली थी ट्रेड की वो खत्म कर दी गई, ताकि अब ब्रिटिश गुड्स जो है अन्य व्यापारियों के, वे भारत में एंटर हो सके, उन लोगों को भी मुनाफा हो सके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छा खासा चल सके, प्लस ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसमें भी सुधार हो सके। ब्रिटिश मर्चेंट वेर अलाउड टू ट्रेड। अब इंडिविजुअल ब्रिटिश मर्चेंट जो व्यापारी थे वे भारत में व्यापार कर सकते थे, उन लोगों को अनुमति प्रदान हो गई। मगर यहाँ भिन्नता कहाँ है वो हम नेक्स्ट मुद्दे में देखेंगे। जो मैंने कहा कि भाई कंपनी की मोनोपोली एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो, इट डिटीरियरेटेड, बट इट डिटीरियरेटेड वेरी पार्शियली। मोनोपोली में गिरावट आई, निसंदेह गिरावट आई, मगर पूर्ण रूप से यह मोनोपोली खत्म नहीं हुई, पूर्ण रूप से यह इजारा जो है वो खत्म नहीं हुआ। देखते हैं आगे। कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेडिंग विथ चाइना एंड इन फ्री ट्रेड। कंपनी की मोनोपोली चालू रही, मगर वो अब 3 क्षेत्रों तक सीमित रही। कौन कौन से 3 क्षेत्र है, जिसमें से 2 में यहां दिए गए हैं। प्रथम जो है वो चाय का व्यापार है, टी ट्रेड। दूसरा जो है वो है चाइना के साथ व्यापार, चाइना ट्रेड, या ट्रेड विथ चाइना कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है ओपियम ट्रेड, यानी कि अफीम। तो ये 3 क्षेत्र कंपनी ने अपने पास रखे हैं, या कंपनी के पास रखे गए। यह 3 क्षेत्रों के ऊपर कंपनी की मोनोपोली रखी गई। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 हेड्स, अन्य जो व्यापार था वो पूर्ण रूप से खोल दिया गया। बाकी सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए, इंडिविजुअल मर्चेंट्स के लिए, इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए। तो ये हमें याद रखना है। अगर मुख्य प्रावधान की बात करें यह पर्टिकुलर कानून के, तो सबसे प्रथम कंपनी का रूल एक्सटेंड हुआ, वो हमें सबको मालूम है। यही तो प्राथमिक उद्देश्य होता था यह चार्टर्स का, 20 ईयर्स। फिर से 20 वर्षों तक ब्रिटिश सांसद ने कंपनी का जो कार्य था, उसका जो अधिकार था, उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको अनुज्ञा प्रदान कर दिया, यानी कि लाइसेंस प्रदान कर दिया। अंटिल द ईयर 1833 company's dividend was fixed at 10.5%, which means increase of 0.5%. कंपनी अच्छा कर रही थी, अच्छा मुनाफा कर रही थी, तो यह डिविडेंड में थोड़ा जो इजाफा किया गया। मोर पावर्स टू कोर्ट इन इंडिया, यस, मोर पावर्स टू कोर्ट ओवर यूरोपियंस इन इंडिया। आज तक क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे
जो अन्याय करते थे या जिन अंग्रेजों के ऊपर कोई कोई मुकदमे चले थे, वे सब ब्रिटेन में ही चले थे। भारत में कुछ नहीं होता था। मगर अब क्या हुआ कि यहाँ की अदालतों का जो न्यायिक क्षेत्र था वो अब बाह्य लोगों के, बाह्य नागरिकों के ऊपर भी आ गया। तो ये एक निसंदेह अच्छी बात थी। उसके बाद परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरी, यस, ये वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है यह एक्ट की, बिकॉज इट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरी, इट परमिटेड द एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। तो इसी के तहत भारत में विदेश से वहाँ के मिशनरी लोग आए, जो क्रिश्चियन ब्रह्मचारी होते हैं वे लोग आए और यहाँ धूमधाम से भारत में यह क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और एक मेंटल रिवोल्यूशन करने की जो है वो तैयारी करने लगे। तो मुझे लगता है कि यह पूरे एक्ट की इट इज़ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन जो भारत के हित में नहीं थी, भारत के हितों को नुकसान कर रही थी या भारत के समाज को नुकसान कर रही थी। उसके बाद फाइनेंशियल ग्रांट्स फॉर इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस, ये एक अच्छा प्रावधान है इस पूरे कानून का। भारतीय साहित्य को बढ़िया बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए आर्थिक मदद जो है वो कंपनी के द्वारा मिलनी शुरू हुई, प्लस प्रमोशन ऑफ साइंस। जो साइंस वे लोग सीख गए यूरोप में, हमें मालूम है कि यूरोप में रेनेसां हुआ इन द 15th सेंचुरी। उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय द एनलाइटमेंट एज। और एनलाइटमेंट एज मतलब क्या कि एडवेंट ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन, या आप कह लीजिए एडवेंट ऑफ साइंस ऑन मैनकाइंड, ये एनलाइटमेंट है। तो अभी वे लोग सीख गए, साइंस का प्रभाव वहाँ बढ़ गया, साइंस का प्रभाव बढ़ा तभी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तभी तो मशीनरीज डेवलप हुई, तभी तो इंजिन्स डेवलप हुए। तो अब वो धीरे धीरे अपने पोजीशन पर, यानी कि इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अब धीरे धीरे साइंस का प्रचार जो है वो भारत के ऊपर थोपने लगे। अंग्रेज भारत के ऊपर थोपना कहना उचित रहेगा। एजुकेशन फॉर इंडियंस अंडर द कंपनी, यस, ये भी एक अच्छी जो है प्रोविजन है जिसके तहत कंपनी को सालाना, यानी कि पर एनम 1 लाख रुपए खर्च करने थे भारत में, भारत की शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है, भारत के हित में है, भारत के समाज के हित में है। तो ये पूरा मुद्दा था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का, जिसका जिक्र हमने किया, जिसके तहत हमने कई सारे प्रावधान देखे। सर्वप्रथम प्रावधान तो मोनोपोली का ही होगा, जिसको एक्सटेंड किया। उसके बाद जो डिविडेंड था उसको भी हाइक किया। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई भारत में आने के लिए, भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। और इसके अलावा हमने कई सारी महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस थी उसका भी जिक्र किया, जिसमें 2 अच्छी प्रोविजन लास्टली हमने देखी, जिसमें सर्वप्रथम था प्रमोशन ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस इन इंडिया, और उसके साथ साथ हमने देखा एजुकेशन ऑफ इंडियंस, जिसके तहत कंपनी को लायबल बनाया गया, कंपनी को बांधा गया कि भाई आपको प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए जो है भारत को देने हैं या भारत में खर्च करने हैं भारत की शिक्षण पद्धति को अच्छा करने के लिए। अब जो एक्ट आने वाला है यह सीरीज में, वो था 1833 का, जिसको हमने देख लिया एकदम समर्पित लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर 3 था, क्योंकि वो एक्ट भी महत्वपूर्ण था। उस एक्ट में थोड़े प्रावधान भी कुछ ऐसे थे जो हमें समझने जानने जरूरी थे, मगर यहाँ हम लोग उसे स्किप कर सकते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली गो टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो अपने आप में इस प्रकार का आखिरी एक्ट था। देखते हैं लास्ट इन दिस सीरीज जो हमने देखा, उसके बाद सीधा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, विच वॉज एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। जो 1857 का जो संग्राम था, प्रथम हमारा स्वतंत्र संग्राम था, उसके तहत वो एक्ट आया गया था, जिसने भारतीय शासन प्रणाली में भारी भरकम फेरफार किए, जिसको हम लोग हमारे आगे के उपाख्यानों में देखेंगे। तो यह लास्ट वन था इस चार्टर सीरीज के मामले में। और उसके बाद इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें कोई ऐसी प्रोविजन आई, इसमें कोई ऐसा प्रावधान आया जिससे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव,
को जगह मिली। भारत के शासन संबंधी कार्य में इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यही बात जो है वो महत्वपूर्ण है इस पूरे कानून के मामले में, जो हमें याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो इट सेपरेटेड द फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम इट सेपरेटेड द फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि इट बाइफरगेटेड इन लेजिस्लेटिव एंड इन एग्जीक्यूटिव। दोनों को सर्वप्रथम बार जो है भिन्न किया गया इस काउंसिल के कार्य में। 6 मेंबर्स एडेड टू द काउंसिल, यह भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। और ये जो 6 नए सदस्य थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा जाता था। They were termed as a legislator councillors. Separate governors legislative council. Yes, ये जो हमने बात की कि यह भिन्नता हुई, तो इसके तहत एक समर्पित लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ गवर्नर जनरल की, जिसको मात्र और मात्र लेजिस्लेटिव फंक्शन ही देखने हैं, नहीं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो ये एक बड़ा प्रावधान है इस पूरे कानून का। और यह पर्टिकुलर काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, और इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ तीनों नाम लिख देता हूँ। सबसे प्रथम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आखिरी में जैसे मैंने आपको बताया कि इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो दिस वाज द सिनेरियो। सबसे प्रथम पहले से याद करना है, सबसे प्रथम गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यों को विभाजित किया गया, एग्जीक्यूटिव कार्यों में विभाजित किया गया, लेजिस्लेटिव कार्यों में विभाजित किया गया। 6 नए सदस्यों को दाखिल किया गया जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, और उन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिलर के द्वारा पहचाना जाता था। प्लस ये जो नई बनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये काउंसिल दरअसल कई नामों से जानी जाती थी, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते थे, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था, और जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। उसके बाद देखें तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस, देयर वाज अ प्रोविजन फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि इसमें जो कोई भी शामिल होना चाहता है वो निसंदेह शामिल हो सकता है विद अ डिस्क्लेमर ऑफ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी तय की गई थी, मगर भारतीय शामिल नहीं हो सकते, मात्र अंग्रेज शामिल हो सकते हैं, ऐसा जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया था, उसको बना दिया गया था ओपन। आगे अगर देखें तो इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल, जो हमने जिक्र किया, हमें मालूम ही है कि जो चार्टर एक्ट होते हैं वे होते ही इसीलिए है कि वे कंपनी का जो कार्य है उसको जो है लाइसेंस प्रदान करे, उसको ज़्यादा समय तक विस्तृत करे। मगर यहाँ डिफरेंस ये था कि प्रत्येक वर्ष 20-20 वर्षों तक कंपनी का रूल जो है वो एक्सटेंड होता आया था सिंस 1793 जो हमने देखा। मगर यहाँ कंपनी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, कंपनी ने कितने वर्षों तक यह जो लाइसेंस है वो एक्सटेंड होना है वो यहाँ क्लासीफाई नहीं किया, वो डिस्क्लोज ही नहीं किया। विच मीन्स कि अब कंपनी जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश संसद जो है वो अब श्योर थी कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो अब ज़्यादा चल नहीं पाएगा या ज़्यादा चल नहीं सकता। तो इसलिए उन लोगों ने अब जो है वो नहीं किया, नो ईयर मेंशन। और उन लोगों को जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ। आखिरी में इस कानून के 5 या 6 वर्ष बाद ही कंपनी जो है उसका जो कार्य है वो दुर्बल हो गया, उसको दुर्बल बना दिया गया, और भारत का जो सारा वहीवट था वो लाके डायरेक्ट रख दिया गया क्राउन के नीचे या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो कहीं ना कहीं इसीलिए यह नीति निर्माणकारों ने या यह कानून जिन लोगों ने निर्माण किया ब्रिटिश संसद में, उन लोगों को मालूम था कि अब
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो भारत में ज़्यादा वर्षों तक टिक नहीं पाएगा, तो हमें 20 वर्षों तक इसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर यही रहेगा कि हम लोग इसमें कितने वर्षों तक करें, वो डिस्क्लोज ही ना करें, वो सार्वजनिक ही ना करें। तो एक्सटेंड ज़रूर किया, मगर ईयर का कोई मेंशन नहीं किया गया था। और उसके बाद इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक बड़ा प्रावधान है जो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर देखे थे कि 6 मेंबर को ऐड किया गया। तो इन 6 में से 4 जो थे वे लोकली सिलेक्ट होने वाले थे, लोकली अपॉइंट, क्योंकि तब इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं थी, कोई प्रावधान ही नहीं थे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन के, तो वहाँ नियुक्ति ही चलती थी। तो 4 लोकली अपॉइंट होने वाले थे। एक होने वाला था अपॉइंट मद्रास से, एक होने वाला था अपॉइंट आगरा से, एक होने वाला था बॉम्बे से, और एक जो है वो होने वाला था बंगाल से। तो दिस वाज द सिनेरियो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने बताया कि भारत के स्वशासन में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, तो यही अपने आप में यह कानून जो है उसका महत्व बढ़ा देता है। और इसीलिए यह पर्टिकुलर एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का एक्ट माना जाता है, या संवैधानिक आप कह लीजिए महत्व का एक्ट माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई लोकल गवर्नेंस में, जो आज दिन तक नहीं हुई थी। जो आज दिन तक स्थानिक स्वशासन जो है या स्थानिक शासन जो है वो बाह्य लोगों के द्वारा, बाह्य शक्तियों के द्वारा होता था, अब वो भारत के द्वारा होगा, भारत के लोगों के द्वारा होगा। तो यहाँ से धीरे धीरे अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो रोड है वो अब क्लियर हो गया। और आगे भी हमें देखना है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए अब धीरे धीरे जो अन्य कानून आए, वे कानून में भी ऐसे ही प्रावधान किए गए थे, जिसमें से जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 है वो मुख्य है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 70%, 70% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935। हमने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है कुछ सुधारों के साथ, जिसका जिक्र हम लोग आगे की हमारी जो एपिसोड्स होंगे यह सीरीज के रिलेटेड, उसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने 3 मुख्य प्रावधान देखे, तीनों ही चार्टर सीरीज के थे, जो मैंने बताया तीनों ही मिसलेनियस थे, मगर हमारे एकेडमिक दृष्टि से, हमारी शैक्षणिक दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण थे। इसलिए हमने इसे समर्पित लेक्चर में पढ़ने का, अभ्यास करने का प्रयास किया। आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले वीक अगले कानून के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।